तो हम लोग कर रहे थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने कितने किंगडम कर लिए थे? 3। पहला मोनेरा, दूसरा, तीसरा फंजाई, और आज करेंगे हम लोग किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी। तो आज का टॉपिक है किंगडम प्लांटी। अच्छा, किंगडम प्लांटी में किसको रखा जाएगा? लेकिन प्लांट्स की परिभाषा क्या है? प्लांट्स को तो रखा जाएगा, प्लांट्स की परिभाषा क्या है? देखो, इट इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसमें मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा जाएगा। बस जिसमें एक खास बात हो। क्या खास बात हो? पहले वाला ग्रुप फंजाई वो था मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, वो भी था, लेकिन वो हेटेरोट्रॉफ था कि ऑटोट्रॉफ? और ये हो गया है कैसा? ऑटोट्रॉफ। मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म which mostly includes ऑटोट्रॉफ्स को हम प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं, यानी उत्पादक, क्योंकि ये खाना बनाते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस द्वारा क्या कर लेते हैं? खाना बना लेते हैं। इसीलिए हम लोग इसे और क्या कह सकते हैं? उत्पादक। ठीक है ना? अच्छा, चूंकि इसमें प्लांट्स आ रहे हैं, तो प्लांट्स की जो सेल होगी, यूनिट का नाम क्या होगा? प्लांट सेल। यूनिट इज प्लांट सेल। तो हम प्लांट सेल की कुछ विशेषताएं बता दें आपको। सबसे बाहर की तरफ क्या पाया जाएगा? सेल वॉल। सेल वॉल पाया जाता है सबसे बाहर की तरफ, सेल वॉल पाया जाता है। यू नो वेल, सबसे बाहर होगा सेल वॉल और बना होगा सेलुलोज का, सेलुलोजिक। दूसरी खास बात क्या है? ये तो पता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है। एक और खास बात है कि यहां एक विशेष तरह का सेल ऑर्गेनेली होता है, जिसको हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था। याद करो, क्लोरोप्लास्ट, जो कि जिसको आप रफली प्लास्टिड भी कह सकते थे। तो ये प्रेजेंट होता है यहां पे, और इसी के अंदर क्या होती है? फोटोसिंथेसिस। पूरा चैप्टर पढ़ा था हम लोगों ने। और फोटोसिंथेसिस में करता क्या है पौधा? CO2 प्लस वाटर प्लस सनलाइट फोटॉन्स के रूप में आती है ना, इसको लेकर के क्या बना देता है? C6H12O6 प्लस साथ में क्या निकलती है? ऑक्सीजन। तो ये काम भी ये करता है, तभी तो इसको ऑटोट्रॉफ या प्रोड्यूसर बोला गया है। और कोई खास बात जो आपको याद आ रही हो? प्लांट्स की और कोई खास बात जो आपको याद आ रही हो? प्लांट्स में दो सेल के बीच में कनेक्शन होता है, जिससे साइटोप्लाज्म इधर से उधर जा सकता है। बोलो, साइटोप्लाज्म इधर से उधर जा सकता है। इस कनेक्शन का नाम याद आया? प्लाज्मोडेस्माटा। दिस इज प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाएगा। और फूड स्टोर होता है किस रूप में? फूड स्टोर होता है स्टार्च के रूप में। ये स्टार्च ग्रेन्स पाया जाता है, जबकि हम लोगों में फूड स्टार्च ग्रेन के रूप में स्टोर नहीं होता, बल्कि किस रूप में होता है? कुछ पता है? ग्लाइकोजन। तो ये प्लांट की कुछ विशेषताएं बताई मैंने आपको, नोट डाउन।
और कोई विशेषता आपको याद है प्लांट की? बड़ा सा सिंगल सेंट्रल लार्ज वैक्यूल, याद आया कुछ? सिंगल सेंट्रल लार्ज वैक्यूल, बहुत बड़ा सा एक एरिया कवर होगा और वो सिंगल सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है। हालांकि हमने न्यूक्लियस बीच में बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, लिख देता हूं। वैक्यूल यानी रिक्तिका, ये इसकी खास बात थी। कितनी होती है? सिंगल होती, वन। कहां होती ज्यादातर? सेंट्रल, सिंगल सेंट्रल। और लार्ज होती है, अगर आपको याद हो तो अप टू 90% तक वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है। याद आया? अप टू 90% तक वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है। तो ये कुछ खास बातें हो गई अपनी प्लांट सेल की। तो इसमें आएगा मल्टीसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जो कि मोस्टली ऑटोट्रॉफ्स होगा, यानी हम इसे प्रोड्यूसर कह सकते हैं। प्लांट्स की यूनिट को भी सेल बोलेंगे, लेकिन मैंने प्लांट सेल क्यों लिखा? क्योंकि प्लांट सेल की, क्योंकि मुझे फोकस कराना था कि ये सेल तो है, पर कौन सी? प्लांट वाली। एनिमल सेल की कल्पना ना करें। एनिमल सेल होता तो सेल वॉल नहीं होती, वैक्यूल नहीं होता, ठीक है ना, स्टार्च ग्रेन की जगह ग्लाइकोजन हो जाता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं होती, प्लाज्माडेस्माटा नहीं होता। तो फोकसिंग पॉइंट ये था कि ये प्लांट सेल है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी अभी बताया था इसके मोस्टली मेंबर कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ। तो यानी कुछ मेंबर ऑटोट्रॉफ नहीं होते होंगे, कुछ मेंबर ऑटोट्रॉफ नहीं होते, तो वो कैसे होते हैं? सम मेंबर्स आर, कुछ सैप्रोफिटिक होते हैं, समझ गए? सैप्रोफिटिक, मृतोपजीवी, सड़ी गली चीजों पे पाए जाते हैं। कुछ पैरासिटिक होते हैं, परजीवी। जैसे एग्जांपल बताते, बहुत पॉपुलर एग्जांपल है कसकटा, सुना है कभी? ये सुना है हिंदी में? अमर बेल, अमर बेल ऐसे होते हैं, बेल की तरह होते हैं, पूरे पौधे को रैप्ट कर लेते हैं, लपेट लेते हैं, और फिर क्या होता है ना, पूरे पौधे को सुखा देते हैं, और इसको बोलते हैं टोटल स्टेम पैरासाइट। ये स्टेम के ऊपर पाया जाता है, और ये होता है टोटल स्टेम पैरासाइट, टीएसपी, टोटल स्टेम पैरासाइट। और ये एक पैरासिटिक प्लांट है, इसके बारे में आप इकोलॉजी में पढ़ोगे। फिर उसके बाद देखते हैं ऐसे और भी, रेफ्लिसिया, वो टोटल रूट पैरासाइट है। रेफ्लिसिया बता दें, रेफ्लिसिया। अब रेफ्लिसिया है टीआरपी, टोटल रूट पैरासाइट, ठीक है। अब एक है इसमें तीसरा केस, पार्शियल हेट्रोट्रॉफ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्शियल हेट्रोट्रॉफ। देखो आ गया ना एक वर्ड, पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स। पार्शियल हेट्रोट्रॉफ भी आते हैं, ऐसा नहीं कि सारे ऑटोट्रॉफ ही आते हैं, पार्शियल हेट्रोट्रॉफ भी आते हैं। पार्शियल हेट्रोट्रॉफ का एग्जांपल बहुत पॉपुलर है, कीट बच्ची पौधे, यानी इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट, नाम सुना होगा शायद, वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, और एक होता है ब्लैडर वॉर्ट। हमने मार्फोलॉजी में बताया आपको, इंसेक्टिवोरस प्लांट यानी कीट बच्ची पौधे, वीनस फ्लाई ट्रैप और ब्लैडर वॉर्ट। इनको पार्शियल हेट्रोट्रॉफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो, है तो ये पौधे ही, ये है प्राइमरी रूप से, कैसे हैं ये? प्राइमरी रूप से प्लांट ही है, यानी फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो फिर हमने इसे पार्शियल हेट्रोट्रॉफ क्यों बोल दिया? क्योंकि ये सेकेंडरी रूप से प्रीडेशन करते हैं, सेकेंडरी रूप से एनिमल की तरह काम करते हैं, एनिमल की तरह काम करते हैं। बताओ, एनिमल्स का स्वभाव क्या है? शिकार करना, तो ये भी शिकार करेंगे। प्रीडेशन, प्रीडेशन मतलब शिकार करना, किसका शिकार करेंगे? कीड़ों का शिकार करेंगे, नाम ही इंसेक्टिवोरस प्लांट, प्रीडेशन ऑफ इंसेक्ट,
सवाल ये है क्यों, ये क्यों प्रिडेशन करेंगे, क्योंकि कीड़ों के पास होता है क्या, काइटिन नाम का केमिकल। कौन सा, काइटिन, बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है। कीड़ों के पास होता है काइटिन नाम का कवच, ठीक है ना। तो वो जो कवच होता है उसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है, तो ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेते हैं। बताइए, शिकार करना इनकी मजबूरी है, क्योंकि जिस मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं होता है ये वहीं पे पाए जाते हैं। और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाने लगे, कीड़े खाने लगे। तो नाम पड़ गया इनका क्या, नाम पड़ गया इनका पार्शियल हेट्रोट्रॉफ। देखो ऑटोट्रॉफ भी है, हेट्रोट्रॉफ भी है, लेकिन पार्शियली हेट्रोट्रॉफ है, पूरी तरह से हेट्रोट्रॉफ नहीं है। ज्यादातर खाना बना रहा है, पर ये मजबूरी है इसकी, केवल और केवल कब शिकार करेगा, जब नाइट्रोजन की कमी को पूरा करना हो तब करेगा। राइट, क्लियर, नोट डाउन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट वाला हाईलाइट कर लेते हैं। Insectivorous plant predate insect to fulfill the deficiency of nitrogen, deficiency of nitrogen। तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये शिकार करते हैं। तो थोड़े बहुत कैसे हैं इसके मेंबर, सेप्रोफिटिक भी हैं, पैरासिटिक भी हैं, पार्शियल हेट्रोट्रॉफ भी है। पार्शियल हेट्रोट्रॉफ का एग्जांपल इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के दो उदाहरण हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप और ब्लैडर वॉट। ये प्राइमरी रूप से प्लांट ही हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगे, पर सेकेंडरी रूप से एनिमल की तरह व्यवहार कर रहे हैं। एनिमल की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हंटिंग कर रहे हैं, हंटिंग, शिकार कर रहे हैं। किसका शिकार कर रहे हैं, इंसेक्ट का। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके शरीर में किसकी कमी है, अच्छा, और इन्हें इंसेक्ट से नाइट्रोजन किस रूप में मिलेगा, काइटिन, काइटिन के रूप में, क्योंकि इंसेक्ट होते हैं काइटिन रिच। इधर लिख देता हूं, इंसेक्ट इज काइटिन रिच, और काइटिन रिच नाइट्रोजनस सब्सटेंस है। आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था, NAG का बना होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और एन क्या शो कर रहा है, नाइट्रोजन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ये भी पॉइंट लिख लेना आप कि कीड़ों को बचाने के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं, दे हैव क्या होता है इनके अंदर, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, क्योंकि पचाना है ना कीड़े को, कीड़े को पचाना पड़ेगा, पचाने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम होने चाहिए, यानी पाचक रस, पाचक रस। तो आज के बाद क्या बुलाएंगे, क्या सारे पौधे ऑटोट्रॉफ होते हैं, आंसर आएगा नहीं, मोस्टली पौधे ऑटोट्रॉफ होते हैं। सबसे बड़ी बात ये छोटी छोटी बातें हैं जो स्टेटमेंट गलत करवाती है। इससे पहले आप यही कहते थे कि प्लांट मतलब क्या, ऑटोट्रॉफ, लेकिन नहीं, प्लांट मतलब मोस्टली ऑटोट्रॉफ। और ऐसा नहीं कि उसमें कोई परजीवी नहीं है, ऐसा नहीं उसमें कोई सैप्रोफिटिक या मृतोपजीवी नहीं है, ऐसा नहीं कि उसमें हेट्रोट्रॉफ्स नहीं आते, है, माना कि वो पार्शियल हेट्रोट्रॉफ है पर है। राइट, और हम ये भी कह सकते हैं प्लांट भी हमारी तरह भोजन पचा सकते हैं, वो भी हमारी तरह शिकार कर सकते हैं। इज दैट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्लांट की सबसे मेन विशेषता बताने जा रहा हूं, सबसे मेन, प्लांट के लाइफ में दो फेज जरूर पाई जाएगी। देखो, या तो प्लांट एन होगा हैप्लाइड, या तो प्लांट 2N होगा डिप्लाइड, ठीक है ना। प्लांट के लाइफ में दो फेज जरूर पाई जा सकती है। देखो, ध्यान देने की बात है, प्लांट्स की लाइफ में, कोई भी प्लांट हो, प्लांट की लाइफ में दो फेज जरूर देखने को मिलती है, दो फेज जरूर देखने को मिलेगी। ये दो फेज कौन सी है, एक हैप्लाइड वाली यानी एन वाली,
और एक डिप्लॉइड वाली यानी 2n वाली। जब क्रोमोसोम पेयर में नहीं होते तो एप्लाइड, और अगर क्रोमोसोम पेयर में होंगे तो डिप्लॉइड। ठीक है ना, यहां क्रोमोसोम अकेले अकेले हैं तो एप्लाइड बोलते हैं, यहां क्रोमोसोम जोड़ों में है तो इसलिए डिप्लॉइड बोलते हैं। समझ में आई बात? बताओ हमारे अंदर क्रोमोसोम कैसे हैं? जोड़ों में है, ये मम्मी से आया है और ये पापा से। पर कुछ ऐसे भी जीव होते हैं उनमें केवल एक ही होता है, जोड़ों में नहीं होता, उसे बोलते हैं अप्लाइड। अब देखो अगर अप्लाइड हुआ ना, ध्यान दीजिएगा, अब आज के बाद ये अभी नहीं बताएंगे, पूरे प्लांट किंगडम में ये रूल काम करेगा। अगर अप्लाइड होगा तो इस फेज को एक नाम दिया जाएगा, हर चीज को एक नाम देते हैं, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। और इसको नाम दीजिएगा स्पोरोफाइट। बताओ प्लांट में कितनी स्टेजेस पाई जाती हैं? 2। पहला गैमेटोफाइट, दूसरा स्पोरोफाइट। n वाले को गैमेटोफाइट, 2n वाले को स्पोरोफाइट। अब सर ये नाम क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया क्योंकि इनकी विशेषता है क्या? गैमेटो मतलब गैमेट, फाइट मतलब प्लांट, प्लांट का वो पार्ट जो गैमेट बनाने की क्षमता रखता हो उसे क्या बोलते हैं? राइट। और गैमेट कहां बनता है? सेक्स ऑर्गन में। तो यानी कि ये गैमेटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन होंगे। बोलो भाई। चलो अभी डायरेक्ट लिख देते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। ये गैमेट्स बनाते हैं, दे प्रोड्यूस गैमेट्स, इसीलिए इन्हें गैमेटोफाइट बोलते हैं। जबकि बताओ ये क्या बनाएंगे? देखो नाम में छुपा हुआ है। हाँ, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं या स्पोर्स बनाते हैं, ये स्पोर्स बनाते हैं, इसीलिए इनको स्पोरोफाइट कहते हैं। ठीक है ना? अच्छा, गैमेट भी एन होते हैं, ये भी एन होते हैं, इस बात का आप याद रखना, इस बात को याद रखना कि गैमेट भी एन होते हैं, स्पोर भी एन होते हैं, इस बात को याद रखना। ठीक है ना? लेकिन स्पोर्स में खास बात होती है, स्पोर अनफेवरेबल कंडीशन से सुरक्षा करते हैं, ये खास बात है। और गैमेट क्या करते हैं तो आपको पता है। और खास बात क्या है प्लांट में? ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, एक दूसरे में बदल सकते हैं, एक दूसरे में बदल सकते हैं। इस घटना को बोलते हैं क्या? इस घटना को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। अब ये क्या लिखा है यहां लिख देते हैं, AOG का क्या मतलब हुआ? अल्टरनेशन, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशंस। और आपने हिंदी में पढ़ा होगा पीढ़ी एकांतरण। बोलो पढ़ा है? पीढ़ी एकांतरण। स्पोरोफाइट का गैमेटोफाइट में बदलना और गैमेटोफाइट का स्पोरोफाइट में बदलना पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। ठीक है ना? अच्छा, अब एक बात और है, ये दोनों फेजेस एक दूसरे में बदलेंगे ये तो तय है, इस घटना को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलेंगे ये भी तय है। अच्छा, अब ये दोनों फेजेस या तो फ्री लिविंग हो सकती है और या तो पता है एक दूसरे पर डिपेंडेंट रह सकती है, यानी पैरासाइट डिपेंडेंट, आइदर दे आर फ्री लिविंग और दे आर डिपेंडेंट। लिख देते हैं ये पॉइंट। गैमेटोफिटिक स्टेज समझ जाओगे ना, और स्पोरोफिटिक स्टेज, इसके लिए मैं G वर्ड यूज कर रहा हूं, इसके लिए मैं S वर्ड यूज कर रहा हूं। तो गैमेटोफिटिक स्टेज एंड स्पोरोफिटिक स्टेज में भी कैसी हो सकती है? में भी फ्री लिविंग, दोनों फ्री लिविंग हो सकती है, मतलब दोनों अपना अपना खाना बनाएंगी, किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, और डिपेंडेंट, और एक दूसरे पे निर्भर भी रह सकती है। अब निर्भर भी रह सकती है और फ्री लिविंग भी रह सकती है। और दोनों का जो टाइम पीरियड है ना, इन दोनों का जो टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड वेरिएबल होगा, टाइम पीरियड वेरिएबल होगा, वेरिएबल यानी भिन्न भिन्न होगा। किसी में स्पोरोफिटिक स्टेज लंबी होगी, किसी में गैमेटो छोटी होगी, किसी में ये लंबी होगी ये छोटी, किसी में ये लंबी होगी ये छोटी, किसी में हो सकता है दोनों बराबर हो, दोनों का टाइम बराबर समय के लिए है। मेरी बात समझ पा रहे हो? कुछ पौधों में एन अवस्था ज्यादा समय के लिए रहती है, ये थोड़े समय के लिए आती है। कुछ पौधों में ये अवस्था लंबी होगी, ये थोड़े समय के लिए आएगी। कुछ पौधों में लगभग बराबर बराबर समय के लिए आएगी। इज दैट क्लियर? यही यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो क्या क्या समझ पाए? समझ ये पाए कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट, और ये भी समझ पाए कि इनका ये दोनों फेज या तो स्वतंत्र रूप से जिंदा रहेगा अपना अपना खाना बना करके, और या तो कोई एक दूसरे पर निर्भर रहेगा। सपोज ये खाना बना पाता है
और ये खाना नहीं बना पाता, तो बताओ ये इस पे मजबूरी है, भैया भैया हमें भी खाना दे दो, बोलो, यानी इसको इस पे निर्भर रहना पड़ेगा। अब सपोज ये खाना नहीं बना, ये खाना बना रहा है, ये नहीं बना पा रहा है, तो ये कहता है मुझे भी खाना दे दो, है ना? क्लियर है ना? नोट डाउन। तो यानी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी जो कि प्लांट्स में देखने को मिलती है। गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक अवस्थाएं या तो दोनों फ्री लिविंग होंगी, दैट मीन्स अपना अपना भोजन स्वयं बनाएंगी, मतलब ये भी फोटोसिंथेसिस करेगा, ये भी, तो ना ये इस पर निर्भर रहेगा ना ये इस पर निर्भर रहेगा। लेकिन अगर कोई एक खाना बनाना बंद कर देता है तो दूसरे पर निर्भर रहना उसकी मजबूरी है, इसीलिए लिखा है आइदर दे आर फ्री लिविंग और दे आर डिपेंडेंट, और दोनों का टाइम पीरियड वेरी करेगा। आइए देखते हैं कैसे। हमारे पास 5 क्लास हैं, सॉरी हमारे पास 5 डिविजन्स है। क्यों? अब मैंने डिवीजन क्यों बोला? क्योंकि आप बताओ जरा, हमारे पास कितनी कैटेगरीज होती हैं? 7 कैटेगरीज का जरा प्लांट के लिए जरा वो बताओ, के पीसीओ फंगस, लेकिन आपको पता है प्लांट की जगह क्या वर्ड यूज करते हैं? डिवीजन। तो मैंने अब इसको देखो, अब मैं कौन सा किंगडम पढ़ा रहा हूं? प्लांट किंगडम। अब किंगडम के नीचे चलोगे तो क्या आ जाएगा? हाँ, जब डिवीजन को क्लासिफाई करेंगे तो क्या आएगा? क्लास। समझे? इसीलिए मैंने किंगडम के बाद क्लास ना बोल के पहले क्या बोला? डिवीजन। तो 5 डिविजन्स आते हैं इसमें, 5 डिविजन जो कि फाइलम के इक्विवेलेंट है। बोलो सही है कि नहीं? जो कि फाइलम के इक्विवेलेंट है। तो ये 5 कौन से हैं? इनके लिए पहले एक फार्मूला बता दूं, इनके लिए एक फार्मूला है ताकि आप भूलो नहीं ऑर्डर। हिंट है इनके लिए, टीवी पे एक चैनल आता है एबीपी न्यूज, बोलो एबीपी न्यूज, और एबीपी न्यूज में देखा होगा कभी कभी डिबेट करते हुए दिखाते हैं, बताइए इजराइल ने गाजा पे हमला किया, बताओ कैसा महसूस हो रहा है आपको? है ना? वैसे पूछते हैं, अजीब अजीब सवाल पूछते हैं। कोई आदमी नाले में गिरा पड़ा, पहले सवाल पूछेंगे, हाउ आर यू फीलिंग, आपको यहाँ आके कैसा लगा, आपका अनुभव कैसे रहा? अरे निकालो तो सही, पहले बाद में पूछ लेना, सही है कि नहीं? तो भाई एबीपी गैंग्स मैं बोल रहा हूं, मैंने थोड़ा फार्मूला बदल दिया क्योंकि वहां गैंगबाजी ज्यादा होती है। नहीं भाई, आप बताओ, दोनों दो पक्ष हैं, पूरे दिन यही कर रहे हैं, वो इनकी चर्चा उनसे कर रहे हैं, उनकी चर्चा इनसे कर रहे हैं, टीआरपी बढ़ रही है, रही। तो देखो एबीपी गैंग्स फार्मूला बना लिया, ए फॉर एल्गी, सुना है कभी? सवाल। बी फॉर, सुना होगा, ब्रायोफाइटा। पी फॉर टेरिडोफाइटा, याद आ रहा है? जी फॉर जिम्नोस्पर्म्स, ANGS फॉर एंजियोस्पर्म्स। बोलो सही है? सबके बारे में आप जानते होंगे। तो 5 किंग फाइलम हम लोगों को या डिवीजन पढ़ने हैं। अब आपको बता दें, जब आप इधर से जाओगे ये एन है, यानी स्पोरोफिटिक की गैमेटोफिटिक, जल्दी बोलो। अरे एन को क्या बोलते थे? गैमेटोफिटिक। यानी एल्गी में डोमिनेटिंग फेज कौन सी है? गैमेटोफिटिक। यहां आओगे तो यहां पे भी n इज मोर देन 2n, यहां पर भी n इज मोर देन 2n, यानी यहां पर भी मेनली कौन सी अवस्था है? हाँ, और थोड़े समय के लिए क्या आएगी? स्पोरोफिटिक। यहां पे देखो, यहां पे 2n इज मोर देन n, यानी कौन सी अवस्था ज्यादा समय के लिए आ गई? स्पोरोफिटिक, ठीक है ना? थोड़े समय के लिए कौन सी आई? और यहां पे मेन आ जाती है 2n, यहां मेन आ जाती है 2n, यहां पे भी मेन आ जाती है 2n। तो बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि एल्गी कैसी है, एल्गी की बॉडी कैसी है, गैमेटोफाइट की स्पोरोफाइट? अच्छा, n की 2n। और मैं पूछूं हमारे जितने भी पौधे हैं सबकी मेन बॉडी कैसी है? n की 2n, n की 2n, 2n डिप्लाइड की अप्लाइड, स्पोरोफिटिक की गैमेटोफिटिक। अब आप बताओ, आपका जड़, आपका तना, आपका वो
फूल, पत्तियां, जितने भी हमारे एंजियोस्पर्म है आसपास, सबकी बॉडी कैसी, 2n की n। अगर मैं बोलूं एक प्लांट की सेल है, उसकी जड़ों में 50 क्रोमोसोम है, तो क्या समझ जाओगे, 2n बराबर 50। और मैं पूछूं, मैंने बता दिया कि जड़ों में हर सेल में 50 क्रोमोसोम है, तो उसकी हर सेल में 2n होगा। कितने लिखोगे, 2n बराबर 50। और मैं पूछ लूं आपसे कि बताओ उसके लीफ में कितना होगा, वो भी 2n होगा। 2n बराबर 50। उसके स्टेम में कितना होगा, 2n बराबर 50। उसके मतलब फ्लावर में कितना होगा, तो भी आप बताओगे 2n बराबर 50। समझ गए कि नहीं? तो ये डाटा काम आएगा कहीं ना कहीं, ये काम आएगा जब आप पढ़ोगे रिप्रोडक्शन। समझ आ गई बात, क्लियर हुई चीजें? बताओ, इधर से इधर जाने पर कौन सी अवस्था आ जाएगी, गैमेटोफिटिक से कौन सी अवस्था आ जाएगी, स्पोरोफिटिक अवस्था बढ़ती जाएगी। बताइए जल्दी एक बार बताइएगा, एल्गी की मेन बॉडी कैसी है, गैमेटोफिटिक, ठीक है ना। ब्रायो की मेन बॉडी कैसी है, गैमेटोफिटिक, पर थोड़े समय के लिए क्या रहेगा, स्पोरोफिटिक। इसकी मेन बॉडी बताओ, स्पोरोफिटिक, थोड़े समय के लिए क्या आएगा। और इसकी बॉडी बताओ, इसकी बॉडी बताओ। देखो कितनी आसानी से समझ गए, कंफर्म है ना, क्लियर है ना, नोट डाउन। यानी ये आपको बेसिक आइडिया काफी अच्छा लग गया। अब इससे हम लोग आगे पढ़ाई कर पाएंगे, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। देखो, 3 तरह का क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन 3 टाइप का होता है। एक होता है आर्टिफिशियल, बेस्ड ऑन फ्यू ऑब्जर्वेबल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। केवल किस पर आधारित है, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर। ऐसा क्लासिफिकेशन जो केवल कुछ चीजों पर आधारित है, वो भी मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर, तो उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल। और इसका एग्जांपल बता दें, लीनियस का क्लासिफिकेशन। लीनियस का जो क्लासिफिकेशन था वो ऐसा था, इसीलिए ये फेल हो गया। अब इसके बाद आया नेचुरल। ये किस पर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन ऑल द नेचुरल एफिनिटीज। नेचुरल एफिनिटीज, नेचुरल एफिनिटीज का मतलब होता है नेचुरल, इसका मतलब होता है सिमिलरिटीज। सारी चीजें सिमिलरिटीज के आधार पे, सारी सिमिलरिटीज को देखेंगे और फिर उसको क्लासिफाई करेंगे। अच्छा, अगर 2 जीव ज्यादा सिमिलर है तो एक ग्रुप पे रखना चाहिए कि अलग अलग। जैसे मान लो 2 पौधे एक जैसे दिख रहे हैं, तो उसे एक फैमिली में रखेंगे कि अलग अलग, एक फैमिली में रखेंगे। तो ये बेस्ड है नेचुरल एफिनिटीज पर। आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, नेचुरल एफिनिटीज लाइक किस पर बेस्ड है, मार्फोलॉजी पर बेस्ड है। पूरी मार्फोलॉजी पर ध्यान देंगे, ठीक है ना, एनाटॉमी पर ध्यान देंगे, एम्ब्रियोलॉजी पर ध्यान देंगे, जेनेटिक्स पर ध्यान देंगे, एसेट्रा, सब पर ध्यान देंगे। और एक लास्ट है, वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। हाँ, इसको दिया किसने था, बाई बेंथम एंड हुकर, बाई बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर ने दिया था। और ये एक लास्ट आता है फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक में क्या होगा, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। याद आ रहा है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और इसको ये दिया था बाई इकलर, इकलर और एक और थे साइंटिस्ट, हचिंगसन। बाई इकलर एंड हचिंगसन।
नोट डाउन। तो सबसे बेस्ट कौन सा है जिसमें कुछ करेक्टर को लिया गया है कि जिसमें ढेर सारे करेक्टर को लिया गया? देखो ये सबसे पहले दिया गया था, इसमें केवल कुछ ही करेक्टर को ध्यान में रखा गया। देखो फर्क देखते जाइए, इसमें केवल कुछ ही करेक्टर को ध्यान दिया गया, वो भी केवल मार्फोलॉजिकल, तो सही नहीं था। इसमें सारे करेक्टर को ध्यान दिया गया, जितने भी सिमिलर करेक्टर हैं सबको मिलाया गया, चाहे मार्फोलॉजिकली सिमिलर हो, एनाटॉमिकली सिमिलर हो, एम्ब्रियोलॉजिकली जेनेटिकली सिमिलर हो। लेकिन इसमें कमी रह गई थी, क्या? इन्होंने एवोल्यूशन को नहीं लिया था। जो कमी रह गई थी यहां पूरी कर दी गई, यहां पे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ले लिया गया, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ले लिया गया, राइट। कितनी बातें क्लियर? ये इकलर और हचिंगसन, इकलर और हचिंगसन एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा। इतनी बात क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला ग्रुप पढ़ेंगे। सबसे पहला ग्रुप कौन सा है? एल्गी, शैवाल। अब सुन लो, ये पहला ऐसा पौधा है जो तो सबसे सिंपल होगा कि सबसे कॉम्प्लेक्स? ये पहला ग्रुप पढ़ रहे हो ना प्लांट का, तो सिंपल होगा कि कॉम्प्लेक्स? और जो आखिरी पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म, वो सबसे कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये सिंपलेस्ट प्लांट होगा, ये है सिंपलेस्ट प्लांट। मतलब इसकी बॉडी को थैलस कहते हैं, इसकी बॉडी को थैलस कह सकते हैं। अब ये थैलस क्या होता है? थैलस का मतलब होता है जिनमें ना तो ट्रू रूट हो, ना ट्रू स्टेम है, ना तो ट्रू लीफ है, कुछ नहीं है। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ नहीं है, जिनमें रूट स्टेम लीफ ना दिखाई पड़े। आप बताओ, एल्गी यानी काई, एल्गी यानी काई, काई के पास क्या पत्तियां होती हैं, तना होता है, जड़ें होती हैं, तो इसकी बॉडी को थैलस बोलेंगे। इनके पास रूट स्टेम और लीफ नहीं होती, रूट स्टेम एंड लीफ नहीं होती। ट्रू ना लगा के अगर आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख देते हो तो भी सही है, कि ना तो इसमें रूट दिखेगी आपको, ना तो आपको स्टेम दिखेगा, और ना ही लीव्स दिखेंगी। होती ही नहीं है तो दिखेंगी कहां से? इस तरह की बॉडी को थैलस कहते हैं। जब रूट स्टेम लीफ ना हो तो थैलस बोलेंगे। अच्छा, क्लोरोफिल तो होगा ही होगा, क्लोरोफिल होगा तभी तो ये ऑटोट्रॉफिक होंगी। अच्छा, मोस्टली कहां पाई जाएंगी? मोस्टली एक्वेटिक होती हैं। सवाल ये उठता है कौन सा? फ्रेश वाटर भी होंगी, मरीन वाटर भी होंगी, और कुछ सम आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन मॉइस्ट रॉक, यानी मॉइस्ट रॉक या स्टोन बोल दो, मॉइस्ट स्टोन्स बोल दीजिए, वुड पे भी कभी कभी पाई जाती है। एंड ऑन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे भी पाई जा सकती हैं। जैसे एग्जांपल बताएं इसका, एनसीईआरटी में दिया हुआ है स्लोथ बियर। स्लोथ बियर, तो स्लोथ बियर के ऊपर भी पाई जाती हैं, और इसीलिए स्लोथ बियर होता तो व्हाइट है, पर उसके ऊपर हरे कलर की एल्गी वो जम जाती है,
तो जम जाती तो उसका फर का कलर कैसा होता है, व्हाइट की बजाय ग्रीन दिखाई पड़ता है, व्हाइट की बजाय ग्रीन दिखाई पड़ता है। उस एल्गी का नाम है ट्राइकोफिलस। ट्राइकोफिलस नाम की ग्रीन एल्गी पाई जाती है। काई जम जाती है इनके शरीर पे। होते तो स्लोथ बियर कैसे व्हाइट, पर काई जम जाती है। काई जम जाने के कारण कैसे होते हैं ये, ग्रीन दिखाई पड़ने लगते हैं। कौन सी ग्रीन कलर की एल्गी पाई जाती है, ट्राइकोफिलस। एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। समझ आया? तो एल्गी है सिंपलेस्ट प्लांट, बॉडी को थैलस कहते हैं, क्लोरोफिल होगा ही होगा क्योंकि ऑटोट्रॉफिक है, मोस्टली फ्रेश वाटर मरीन वाटर होती है, और मॉइस्ट स्टोन वुड या फिर किसी के शरीर के पर पाई जा सकती है, जैसे स्लोथ बियर के ऊपर ट्राइकोफिलस पाया जाता है। एग्जाम्पल नहीं भी याद करें तो चलेगा, हमने इसलिए बता दिया एनसीईआरटी में गिवन है। और इसीलिए होता है व्हाइट लेकिन दिखाई पड़ता है हरा, इसके फर का कलर हरा हो जाता है, क्यों, काई जम जाती है ना। कौन सी, ट्राइकोफिलस ग्रीन एल्गी है, हरे सवाल। अब देखो इनके शरीर में कुछ एल्गी कॉलोनियल होती है। एल्गी का जो वो होता है ना, एल्गी का जो शेप व साइज है, फॉर्म और शेप, फॉर्म व शेप काफी वेरिएबल होता है, काफी वेरिएबल होता है, ठीक है ना, काफी वेरिएबल होता है। जैसे कुछ एल्गी कॉलोनियल होती हैं, ये देखो ये इनकी कॉलोनी बना देती है, पूरी कॉलोनी बना लेगा। देखो सारी सेल यूनाइट हो गई, कॉलोनी बन गई। ये कॉलोनियल वाली का एग्जांपल है वॉलवॉक्स, याद रखिएगा। कॉलोनियल वाले का एग्जांपल है वॉलवॉक्स। कैसे याद रहेगा, इसमें भी ओ आ रहा है, इसमें भी ओ आ रहा है, ये एल आ रहा है, ये देखो एल ओ ओ, याद रहेगा। ओ एल ओ आ रहा है, ओ एल ओ आ रहा है, वॉलवॉक्स याद रहेगा, ठीक है ना। फिलामेंटस में दो आएंगी, फिलामेंटस में दो आती हैं, जिनका शरीर फिलामेंटस हो। एनसीईआरटी में इस तरह का एक फिगर दिया हुआ है। इस तरह का जो फिगर दिया है, ये एक है यूलोथ्रिक्स, देखो फिलामेंट जैसी लंबी सी, और एक और आता है स्पाइरोगायरा। एक तो यूलोथ्रिक्स आ गया जिसका फिगर बना है, और एक का फिगर नहीं है, उसका नाम है स्पाइरोगायरा। तो फिलामेंटस में क्या क्या आएगा, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। नाम है, नाम सुने कि नहीं सुने आपने, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। तो कॉलोनियल वाले में वॉलवॉक्स आ जाएगा, फिलामेंटस वाले में यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। और कुछ एल्गी जो होती है बहुत बड़ी हो जाती है, 100 मीटर तक लंबी हो जाती है, और पेड़ की तरह स्ट्रक्चर बना देती है। पेड़ जैसे होता है ना, ब्रांच, हाईली ब्रांच, बिल्कुल बड़ी सी, यानी मैसिव
कुछ होती है मैसिव वाली। कुछ में मैसिव बॉडी बना देती है। मैसिव बॉडी का मतलब समझते हो? विशाल काय शरीर, विशाल काय शरीर। किसमें विशाल काय शरीर बना देगी? लाइक प्लांट, ये बनाती है लगभग 100 मीटर लंबा पौधा, लगभग 100 मीटर लॉन्ग। किसमें बनाती है? इन मैरीन फॉर्म्स, समुद्री वालों में। लाइक केल्प, नाम है केल्प, आप पढ़ोगे केल्प है कैसी? ब्राउन एल्गी। बताओ सबसे बड़ी एल्गी का नाम? केल्प। कौन से कलर की है? कितने मीटर लंबी है? 100 मीटर लंबी है। 100 मीटर एनसीईआरटी में दिया है ब्राउन एल्गी वाले सेक्शन में। इसकी हाइट जो है 100 मीटर तक लंबी हो जाती है। तभी एनसीईआरटी ने लिखा है मैसिव प्लांट बॉडी, मैसिव प्लांट बॉडी की तरह दिखाई पड़ते हैं, यानी विशाल काय वृक्ष। तो हमने देख लिया कि फॉर्म और साइज काफी वेरिएबल हो रहा है, फॉर्म और साइज काफी वेरिएबल हो रहा है एल्गी में। कॉलोनियल का एग्जांपल है वॉलबॉक्स, फिलामेंटस का एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा, और मैसिव बॉडी का नाम है केल्प। अब आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होगा। फॉर्मूला वास समझ गए? वेजिटेटिव और एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव होगा बाई फ्रेगमेंटेशन, याद है ना? बाई फ्रेगमेंटेशन, हिंदी में बोलते हैं विखंडन। शरीर टुकड़ों में टूट जाएगा और हर टुकड़े से नया एल्गी बन जाएगा, राइट। एसेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन, इसमें बनता है एसेक्सुअल स्पोर, याद आ रहा है? एसेक्सुअल स्पोर्स 2 प्रकार के बन सकते हैं, या तो मोटाइल होंगे। मोटाइल वाले का नाम बताओ, याद है आपको? बिल्कुल सही, जू स्पोर्स। और नॉन मोटाइल वाले का भी नाम याद होगा शायद, एप्लानोस्पोर, कल ही तो पढ़ा है, एप्लानो स्पोर्स। और जब ये जर्मिनेट करेंगे, जब जर्मिनेट करेंगे तो क्या बना देंगे? बताओ क्या बना देंगे? हाँ, न्यू एल्गी। वहां न्यू फंजाई बना रहे थे, या न्यू एल्गी बनाएंगे। वो फंजाई पढ़ रहे थे, ये एल्गी पढ़ रहे हैं। अच्छा, सेक्सुअल के लिए हमेशा क्या बनना जरूरी? गैमेट्स। सेक्सुअल के लिए गैमेट्स प्रोडक्शन कराना पड़ेगा, गैमेट्स प्रोडक्शन एंड फ्यूजन। बताओ गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे कि फ्यूज कराएंगे कि दोनों? और ये 3 प्रकार का केस बनेगा, यहां पे ध्यान देना। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, पूगैमस। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, और ऊगैमस। याद होगा, कुछ नया तो है नहीं? कुछ नया है क्या? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। देखो आइसोगैमस में भी 2 केस बनेंगे, आइसोगैमस मोटाइल और आइसोगैमस नॉन मोटाइल। ध्यान देना, आइसो मतलब सेम, तो उसमें देखो मेल और फीमेल बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों के पास ये प्लस है, ये माइनस। मेल को किसी एक को प्लस से मेंशन कर दो, किसी एक को माइनस से, तो देखो दोनों मोटाइल हैं और एक जैसे हैं, तो आइसोगैमस मोटाइल। अब देखना दोनों एक जैसे हैं पर दोनों ही मोटाइल नहीं है, तो हो गया क्या? नॉन मोटाइल वाला केस। यहां क्या होगा? एनाइसोगैमस में क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा, यहां में एक छोटा और एक बड़ा होगा, ठीक है? एक छोटा एक बड़ा होगा, देख लो एनाइसोगैमस हो गया। ऊगैमस में क्या होगा?
छोटा वाला तो मोटाइल होगा और बड़ा वाला स्टेशनरी होगा, माइनस वाला स्टेशनरी। फर्क देखते जाइए। अगर दोनों सेम हो आइसोगेमस, दोनों सेम है, देखो दोनों सेम आइसोगेमस, लेकिन दोनों में सेम है लेकिन फ्लैजिला है तो मोटाइल, दोनों सेम है फ्लैजिला नहीं है तो नॉन मोटाइल। एंड आइसोगेमस में एक छोटा एक बड़ा हो जाएगा, इसमें भी एक छोटा एक बड़ा है, लेकिन अंतर क्या है, एक मोटाइल है, छोटा वाला कैसा है मोटाइल, बड़ा वाला कैसा है। हमारे अंदर भी तो यही केस होता है, स्पर्म कैसा होता है मोटाइल और बहुत छोटा होता है, और ओवा कैसा होता है नॉन मोटाइल और काफी बड़ा होता है, राइट। तो ये इतने केस बनते हैं। अब देखो सबका उदाहरण देखो, ध्यान से देखिएगा, यहां से एक एक क्वेश्चन पक्का है यहां से और गलत हो जाता है बच्चों का, क्योंकि थोड़ा रट्टाफिकेशन वाला है यहां से, लेकिन रटो नहीं, समझ लो। इसमें रख देना आप किसको, इसमें रख देना यूलोथ्रिक्स को, पहले आया था ना यूलोथ्रिक्स, बताओ इसमें रख दोगे यूलोथ्रिक्स को, इसमें रख देना स्पाइरोगायरा को। बताइए आइसोगैमस मोटाइल कंडीशन किसमें होती है, आइसोगैमस मोटाइल कंडीशन किसमें होती है यूलोथ्रिक्स, आइसोगैमस नॉन मोटाइल कंडीशन किसमें होती है, ठीक है ना, क्लियर। अब मैं ऐसे याद मैंने ऐसे याद किया है, देखो मैं अपना तरीका बता दे रहा हूं, थोड़ा स्मार्ट तरीका। मोटाइल मतलब क्या है, स्टेबल है कि अनस्टेबल, अनस्टेबल है ना, एक जगह नहीं रुकेगा ना, यू से अनस्टेबल, यू से यूलोथ्रिक्स, और नॉन मोटाइल है तो स्टेबल है, और एस से स्टेबल, एस से स्पाइरोगायरा, याद रहेगा। जो अनस्टेबल है वो, और जो स्टेबल है वो स्पाइरोगायरा, राइट। और यहां सुनो, यहां है, ये नाम थोड़ा अजीब लगेगा पर ये एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, यूडो रीना, क्या नाम है यूडोरीना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का सबसे हाईलाइटेड और काफी बार आ चुका है। और इसका सुन लेना, इसका तो जानते हो, कॉलोनी वाला, कॉलोनी वाला कौन था, कॉलोनी वाला बोलो बोलो, वॉलवॉक्स, और इसमें भी दो आ रहा है, ये देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और एक और आएगा फ्यूकस, क्यों इसमें अस आ रहा है, ये अस आ रहा है, देख लो ट्रिक है सबके पास। वॉलवॉक्स और फ्यूकस ये 5 बार आ चुका है, ये 2 बार आ चुका है, ये 3 बार आ चुके हैं मिक्स, सोचो 3 बार, इतनी बार तो आ चुके हैं ये। और यहां से क्वेश्चन पक्का 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 बनता है और लर्नेबल है थोड़ा, इसलिए थोड़ा सा ट्रिक से याद कर लीजिए। और ये डेली का डेली पढ़ते जाइए तो क्या होगा, भूलोगे नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, भूल जाओगे। कल इसका मैं पूछूंगा सुबह 8 बजे, ठीक है ना, बाकी तो याद हो ही गए आपके, ये कल पूछूंगा। डेली का डेली करते चलो, फ्री का मार्क्स है भाई, 6 क्वेश्चन मतलब 24 नंबर, और 24 नंबर यहाँ एक एक नंबरों की लड़ाई है। ऐसे ऐसे बच्चे पढ़े 360 में 360 ले आते हैं, नहीं, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है बायो, 360 में 360 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल लाइन टू लाइन आती है, पहले से ही पेपर आउट है, सही है ना। एक बार फिजिक्स में नया क्वेश्चन आ जाएगा, एक बार केमिस्ट्री में हो सकता है एक आध क्वेश्चन नया आ जाए, पर बायो में कहां से आएगा, आएगा तो लाइनों से ही आएगा ना। चलिए क्लियर, बढ़े आगे, बढ़े आगे। देखो एल्गी कई मामलों में हमारे वेलफेयर के काम आती है, वेलफेयर में काम आती है। जैसे एल्गी आपको पता है, एल्गी आर फोटोसिंथेटिक, एल्गी आर फोटोसिंथेटिक, तो इसीलिए पूरी पृथ्वी का आधा CO2 फिक्सेशन अकेले एल्गी कर डालती हैं, यानी पूरी अर्थ का एटलीस्ट
हाफ CO2 फिक्सेशन अकेले एल्गी करती है। अच्छा अब देखो एल्गी क्या करती है, एल्गी पानी में पाई जाती है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाई जाती है। तो ये यहां क्या करेगी, यहां पर फोटोसिंथेसिस करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी तो बनाएगी एनर्जी रिच कंपाउंड। एनर्जी रिच कंपाउंड किसको बोला एनसीईआरटी ने, एनर्जी रिच कंपाउंड यानी फूड, फूड। और क्या निकालेगी, और ऑक्सीजन रिलीज करेगी। तो इससे दो फायदे होंगे, जो भी जीव एक्वेटिक इकोसिस्टम में पल रहा है उसको खाना भी मिला और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस भी मिली। यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम को ड्राइव करेगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम को ड्राइव करेगा ताकि ये सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि अगर खाना नहीं होगा, जैसे एक एग्जांपल दें, अगर एल्गी नहीं होंगी तो माना कि टैडपोल नहीं होगा। टैडपोल जानते हो ना, लार्वा ऑफ फ्रॉग। टैडपोल नहीं होगा तो माना कि स्मॉल फिशेस नहीं होंगी, क्योंकि स्मॉल फिश टैडपोल को खा ले रही हैं। स्मॉल फिशेस नहीं होगी तो लार्ज फिशेस नहीं होंगी। तो इस तरीके से देखो सबको खाना मिल रहा है। एल्गी को खाया टैडपोल ने, टैडपोल को खाया स्मॉल फिश ने, स्मॉल फिश को खाया लार्ज फिश ने। इस तरह से पूरा फूड चेन चल रहा है। दिस इज अ फूड चेन, फूड चेन ना, फूड चेन सुना है ना, खाद्य श्रृंखला। और ऐसा नहीं है कि एल्गी को केवल एक्वेटिक इकोसिस्टम वाले जीव ही खाते हैं, इवन मनुष्य भी एल्गी खाता है। सुना भी होगा आपने, आपने सुना होगा, टीवी पे देखा भी होगा। सत्तर के करीब मैरीन स्पीसीज में से कई स्पीसीज इडिबल होती हैं, इडिबल होती है। एग्जाम्पल बता दे कौन कौन सी हैं। अभी आप पूछ रहे थे सारगासम, लेमिनेरिया और पोरफायरा, ये सब एनसीईआरटी की लाइन है। ये बता रहा हूं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, सवाल का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सर्टेन यानी कुछ निश्चित मैरीन एल्गी होती हैं, जैसे मैरीन रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी। सर्टेन मैरीन ब्राउन एल्गी व रेड एल्गी, इनसे पता क्या निकलता है, इनसे निकलता है एक हाइड्रोकोलाइडल सब्सटेंस। ये प्रोड्यूस करती है हाइड्रोकोलाइडल सब्सटेंस यानी वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। दे प्रोड्यूस हाइड्रोकोलाइडल सब्सटेंस, इस जिसका अर्थ निकलता है वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल पूछा गया है तो एग्जाम्पल, अगर एल्जिन, एग्जाम्पल नाम है उसका एल्जिन, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस यानी हाइड्रोकोलाइडल सब्सटेंस का नाम पूछा जाए तो क्या बताओगे, एल्जिन। और ये निकाला जाता है ब्राउन, ये पाया जाता है ब्राउन एल्गी में। ब्राउन एल्गी में कौन सा वाटर लविंग सब्सटेंस पाया जाता है, एल्जिन। और रेड एल्गी में कैराजिन।
केराजीन, ये रेड एल्गी से निकल, रेड एल्गी में पाया जाता है। बताओ रेड एल्गी में पाए जाने वाला वाटर लविंग सब्सटेंस का नाम केराजीन, और ब्राउन एल्गी में पाए जाने का नाम। हाँ, तो इंपॉर्टेंट बात ये, क्वेश्चन यहां से आएगा। पहले तो पूछा जाता है हाइड्रोकोलाइडल सब्सटेंस क्या होते हैं, बताना वाटर लविंग। बोलेंगे ब्राउन एल्गी से कौन सा निकाला जाता है, आंसर आएगा एल्जिन। बोलेंगे रेड एल्गी से कौन सा निकाला जाता है, केराजीन। ऐसा ही एक वाटर लविंग सब्सटेंस है जिसका नाम शायद आपने सुना भी हो, एक कॉमर्शियल हाइड्रोकोलाइडल सब्सटेंस इज अगर अगर सुना है, अगर सुना है, अगर काफी इंपॉर्टेंट है। कहां से निकालते हैं, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, इसको प्राप्त किया जाता है दो रेड एल्गी से, टू रेड एल्गी, जिसका नाम जी से स्टार्ट होता है। एक का नाम है जिलीडियम और एक का नाम है ग्रेसिलेरिया। जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया, इन दो रेड एल्गी से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है, अगर कैसा सब्सटेंस है, हाइड्रोकोलाइडल, वाटर लविंग, पहली बात। दूसरा, ये कहां से निकालते हैं, जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया से, जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया। और ये भी पूछा जाता है ये दोनों कैसी एल्गी है, रेड एल्गी है। ये यहां जहां जहां हाईलाइट कर रहा हूं वहां से क्वेश्चन बनेंगे। और इसका यूज भी पूछा जाता है, अगर का यूज क्या है, इसका यूज बता दूं। इसका यूज है आइसक्रीम बनाने में, जेलीज बनाने में, आइसक्रीम और जेलीज प्रिपरेशन में। और एक तीसरा, माइक्रोब्स को जब पेट्री डिश में कल्चर करते हैं, माइक्रोब्स को पेट्री डिश में कल्चर किया जाता है ना, तो ये मीडियम प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड मीडियम फॉर कल्चर ऑफ माइक्रोब्स, प्रोवाइड्स कल्चर मीडियम फॉर माइक्रोब्स। माइक्रोब्स यानी जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, एसेट्रा, इनके लिए कल्चर मीडियम देता है। आइसक्रीम, जेलीज और कल्चर मीडियम प्रदान करता है, किसके लिए, सूक्ष्म जीवों के लिए, जैसे वायरस के लिए। यानी सर्टेन मैरीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी से हाइड्रोकोलाइडल सब्सटेंस निकाला जाता है। एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो एल्जीन फ्रॉम द ब्राउन एल्गी, केराजीन फ्रॉम द रेड एल्गी। ऐसे ही कॉमर्शियल हाइड्रोकोलाइडल सब्सटेंस निकाला जाता है, नाम है अगर निकालते दो रेड एल्गी से, जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया। और यूज पूछा जाता है, कल्चर मीडियम प्रोवाइड करता है किसको, माइक्रोब्स को, आइसक्रीम और जेलीज बनाने के काम आता है। समझ आई बात, आइसक्रीम और जेलीज बनाने के काम आता है।
हो गया। अब एक है क्लोरेला, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, नाम है क्लोरेला, सुना है आप लोगों ने? क्लोरेला, इसी पर तो केल्विन साइकिल खोजी गई थी। क्लोरेला ये प्रोटीन रिच होती है, प्रोटीन रिच, सो यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट, ये फूड सप्लीमेंट की तरह यूज की जाती है, फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रेवलर्स, स्पेशली अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, स्पेस ट्रेवलर्स, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा ये यूज किया जाता है क्योंकि ये प्रोटीन रिच होता है, प्रोटीन रिच एल्गी है, स्पेस ट्रेवलर्स द्वारा यूज किया जाता है, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, ठीक है, फूड सप्लीमेंट है। अच्छा, एल्गी क्या था? डिवीजन था ना, बोलो भाई। तो हम डिवाइड करें तो क्या बनेगी, बोलो। अरे डिवीजन को डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, अभी बोला था, ये देखो ना, डिवीजन को डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, डिवीजन के बाद क्या आ रहा है, तो क्लास बन जाएगा। तो इसमें 3 क्लास होती है, 3 क्लास होती है, किसके आधार पे, विथ रिस्पेक्ट टू पिगमेंट, पिगमेंट के आधार पे डिवाइड कर रहे हैं। 3 क्लास कौन सी, ग्रीन वाली एल्गी, ब्राउन वाली एल्गी और रेड वाली एल्गी। ग्रीन वाली एल्गी को क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, ब्राउन वाली एल्गी को पियोफाइसी और रेड वाली एल्गी को रोडोफाइसी। और सभी में एक पिगमेंट बिल्कुल कॉमन होगा, सभी में एक पिगमेंट होगा ही होगा। क्लोरोफिल ए प्लस बीटा कैरोटीन, ये सब में होगा, क्लोरोफिल ए प्लस बीटा कैरोटीन सब में होगा, क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन सब में होगा। और ध्यान देना, इसमें होता है क्लोरोफिल ए प्लस बी और प्लस बीटा कैरोटीन तो होगा ही होगा। इसमें ध्यान देना, क्लोरोफिल ए प्लस बी आ चुका है, अब बी के बाद क्या आएगा, सी, और प्लस आगे वैसे ही लिख देना, बीटा कैरोटीन। यहां बताओ, ट्रिक बताओ, क्लोरोफिल ए आ चुका था, अब सी आ चुका, बी भी आ चुका, सी भी आ चुका, यहां क्या आएगा, डी प्लस बीटा कैरोटीन। अब देख पा रहे हो, क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन तो सब में होगा, देखो ये देखो, क्लोरोफिल ए बीटा कैरोटीन, क्लोरोफिल ए बीटा कैरोटीन, क्लोरोफिल ए बीटा कैरोटीन। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या आया, इसमें बी, ए बी के बाद इसमें सी के बाद इसमें डी। अब देखो यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि क्लोरोफिल ए और बी किस में पाया जाता है, जवाब दो। क्लोरोफिल ए के साथ सी किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल ए के साथ डी किस में पाया जाता है, बस। अरे बी सी डी, सही है कि नहीं, कितना आसान है।
देखो एक बार एल्गी पढ़ते हैं, क्या बोला गया है? एल्गी आर क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल थैलाइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक। एक्वेटिक होती हैं, फ्रेश वाटर मरीन वाटर दोनों होती हैं, और वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में पाई जाती है, जैसे मॉइस्ट वो स्टोन्स, सॉइल, वुड। बोला था कि नहीं बोला था? अच्छा फिर क्या बोला है इन्होंने? इन्होंने बोला कुछ तो फंजाई के साथ मिलकर लाइकेन बना देती हैं। अब हमने ये बात क्यों नहीं बताई? क्योंकि हमने पूरा लाइकेन पढ़ा रखा है, आपको याद है? याद है ना? तो जो बात पढ़ चुके हो दोबारा क्यों पढ़ना। और एनिमल पे भी पाई जाती है, जैसे स्लोथ, बियर, और मैंने तो नाम भी लिखा है ट्राइकोफिलस। फॉर्म और साइज काफी वेरिएबल होगा। बताया था कॉलोनी कौन बनाता है? वॉलबॉक्स। फिलामेंटस में कौन आएगा? यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। और उसके बाद बताया था कुछ जैसे कैल्प मैसिव बॉडी बना लेती। बताओ, ये हमने पूरा ओपन कर करके पूरा तोड़ तोड़ के सब आपको बताया। बताया कि नहीं बताया? ऐसे भूल जाओगे, लेकिन जो नोट्स में है वैसे नहीं भूलोगे। फिगर भी बना बना के बताया। एल्गी 3 तरह से रिप्रोड्यूस करती है, फार्मूला बताया था वास, वेजिटेटिव, सेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा? फ्रेगमेंटेशन द्वारा। हर एक फ्रेगमेंट डेवलप कर जाता है किसमें? थैलस में। व्हाट इज थैलस? जिसमें रूट स्टेम लीफ ना हो, उसे बोलते हैं थैलस। फिर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डिफरेंट टाइप के स्पोर बनेंगे। हमने कितने बताए थे? 2, मोटाइल और मोटाइल वाले का नाम नॉन मोटाइल गायब कर दिया है, लेकिन आपको पता है, क्या पता है? एप्लानोस्पोर। कहते हैं जब भी ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे तो नया प्लांट बनाएंगे। मैंने लिखा था नया एल्गी बनाएंगे। बोलो, क्योंकि नया एल्गी, एल्गी तो पढ़ रहे हैं। फिर बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट का होना बहुत जरूरी है, गैमेट का फ्यूज होना भी जरूरी है और बनना भी जरूरी है। ये गैमेट जो होंगे फ्लैजिलेटेड होंगे और सिमिलर होंगे, तो एग्जांपल, और नॉन फ्लैजिलेटेड और सिमिलर होंगे तो स्पाइरोगायरा। इस तरह के रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे? आइसोगैमस। जबकि अगर दो गैमेट में दोनों डिसिमिलर हो, साइज में एक छोटा एक बड़ा हो, तो क्या बोलेंगे? तो यूडोरिना आया था। और इस केस को क्या बोला था? एनाइसोगैमस। अगर एक बड़ा हो और नॉन मोटाइल हो, उसे फीमेल मानेंगे, जो छोटा है मोटाइल है उसे मेल मानेंगे। और एग्जांपल अपना वाला दिया था, ह्यूमन वाला। बोला था ना, स्पर्म छोटा है, मोटाइल है, मेल है, और फीमेल बड़ी है, नॉन मोटाइल है। और इसे ओगैमस कंडीशन बोलेंगे। किन दो में पाया गया था? ऊ लगा है ना, ऊ, तो वाल्वो में भी 2 आ गया। और अस लगा है ना, फ्यूकस। बोलो कितना अच्छा ट्रिक बताया है ना? ये कौन है? ये बनवाया था फिगर, कौन है? यूलोथ्रिक्स। किसका फिगर बनवाया था? यूलोथ्रिक्स का। ये कौन सा है? हाँ, वॉल बॉक्स। बाकी अभी ये आया नहीं है। ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। एल्गी हमारे बहुत सारे कामों के में फायदेमंद है। लगभग आधा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन अर्थ पे कौन करता है? एल्गी, थ्रू द फोटोसिंथेसिस। और लिखा है ये अपनी सराउंडिंग में डिजोल्व ऑक्सीजन को बढ़ा देंगे। बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन नहीं निकालते, निकालते हैं। दे आर द पैरामाउंट, यानी मुख्य है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, एनर्जी रिच कंपाउंड, यानी खाना बनाएंगे। और यही खाना आधार है किसका? फूड साइकिल का। किसके लिए फूड साइकिल की बात कर रहा है? एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल? एक्वेटिक। अरे एक्वेटिक एनिमल, एल्गी, टैडपोल, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, नहीं बताया था? अच्छा, कितनी प्रजातियां समुद्री हैं? उनमें से ज्यादातर स्पीसीज किसकी? पोरफायरा की, लेमिनेरिया की और सार्गासम की खाई जाती है एज ए फूड। सर्टेन मैरीन एल्गी में, या सभी मैरीन एल्गी में, याद करो लाइन, सर्टेन मैरीन एल्गी जैसे ब्राउन और रेड। तो देखो, जैसे सर्टेन मैरीन एल्गी जैसे ब्राउन और रेड क्या प्रोड्यूस करती है? वाटर लविंग सब्सटेंस। नाम क्या है? हाइड्रोक्लोराइड सब्सटेंस। ब्राउन एल्गी से किस नाम से निकलेगा? रेड एल्गी में किस नाम से निकलेगा? और एक कॉमर्शियल यूज किया जाता है, नाम बताओ? अगर अगर। इन्होंने अधूरा नाम लिखा है अगर, वैसे होता है अगर अगर। इसको कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाएगा। कहां से निकालते हैं? जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया। जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया। और इसके 3 काम है। पहला, माइक्रोब्स को ग्रो कराने के लिए कल्चर मीडियम। दूसरा, आइसक्रीम बनाने के लिए। तीसरा, जेलीज बनाने के लिए। क्लोरेला जो होता है यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, प्रोटीन रिच होती है, फूड सप्लीमेंट के काम आएगी। कौन यूज करेगा? स्पेस ट्रेवलर। अच्छा, इनको पिगमेंट के आधार पे कितने भागों में डिवाइड किया गया? पहला ग्रीन वाला क्लोरोफाइसी, फिर बताओ फियोफाइसी, फिर बताओ रोडोफाइसी। और किसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा? ये टेबल है जो कल पढ़ेंगे। देखो,
क्लोरोफिल ए के साथ बी, ग्रीन एल्गी में ए के साथ बी, इनमें देखो ए के साथ सी, इनमें देखो ए के साथ डी। बाकी चीजें ये टेबल हम आपको बाद में स्पेसिफिकली पढ़ाएंगे, तो इतनी बातें क्लियर हो गई, राइट। तो कल हम लोग करेंगे एल्गी के 3 क्लासेस और जहां तक पहुंच पाएंगे। कौन से 3 क्लासेस पढ़ेंगे? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। इज दैट क्लियर? चलिए।